हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स है, जिसमें अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें हमारा टॉपिक है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं या फिर इसे हम अक्षीय स्थिति भी कहते हैं। पेपर की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि वीडियो के अंत तक आप बने रहें तो हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अक्षीय स्थिति क्या होती है, इसका व्यंजक कैसे बनता है, बारीक से हम इसको देखेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक, तो सबसे पहले इसका आप परिभाषा लिखोगे। क्या लिखोगे? परिभाषा। तो यहाँ पे मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये एक बिंदु ले लेता हूँ मैं ए, और कुछ दूरी पर दूसरा बिंदु ले लेता हूँ मैं बी। यहाँ पे ठीक, ये दो बिंदु हैं ए और बी। ए पर रखते हैं हम लोग -q आवेश। क्या रखते हैं? -q आवेश। और बी पर रखते हैं हम लोग +q आवेश। क्या रखते हैं? +q आवेश। अब आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। तो इनकी प्रभावी लंबाई हम ले लेते हैं 2a। क्या लेंगे? 2a। ये हुआ इनका प्रभावी लंबाई। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु जैसे ही हमने बोला इसको, मध्य बिंदु जैसे ही हमने इसको बोला तो द्विध्रुव को दो बराबर भागों में ये बांटेगा। ठीक, तो टोटल इसकी प्रभावी लंबाई क्या है? 2a। तो O से A के बीच की लंबाई होगा a, और O से बीच की लंबाई होगा आपका ये भी a होगा, क्योंकि मध्य उसी को कहते हैं जो किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, अब ये हम अक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? ए बी को हम बढ़ाते हैं। ठीक, इसके अक्ष को हम इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने पर हमें एक बिंदु मिलेगा यहाँ पे, और इस बिंदु को नाम देंगे हम P। क्या नाम देंगे? P। और बिंदु P पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु को ही हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। फिर से सुने, वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यहाँ पे आप परिभाषा लिखेंगे। देखिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, इसकी चिंता ना करें, आपको पूरा चैप्टर 1 का नोट्स मैं दे दूंगा। चलिए देखते हैं। अब ये जो बिंदु P है, यहाँ O से इनकी दूरी हम ले लेते हैं स्मॉल r। क्या ले लेते हैं? स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक, मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी हम लोगों ने ले लिया स्मॉल r। क्या ले लिया? r। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र। क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ हम लेते हैं एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश रख देते हैं। अब इस एकांक धन आवेश पर ये जो +q आवेश है ये क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। ठीक, अर्थात यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल के ऐसे जाएगा तो इनको भी वो सीधा ले जाएगा, तो इस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो इनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E1। क्या होगा? E1 हो जाएगा। अब +q के कारण E1। अब देखिए यहाँ -q है। क्या है? -q है। तो ये जो -q है इस +q को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो -q आवेश +q आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अर्थात बिंदु P से हम इधर आएंगे तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ मिलेगा, मतलब इसको हम बोलेंगे E2। क्या बोलेंगे? E2। तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो E1 बड़ा है, E2 छोटा है। जब हम इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे तो आपको मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि वो कैसे बड़ा है। ठीक, तो ये पूरी तरह से आपका चित्र कंप्लीट होता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिखना होता है, जिसे हम वर्णन कहेंगे या चित्र के बारे में बताएंगे। तो देखिए वहाँ पे क्या लिखोगे आप? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनकी प्रभावी लंबाई 2a है। क्या है? प्रभावी लंबाई 2a है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस इतना ही लिखेंगे आप इसके हिंदी में। अब हम देखते हैं इसका व्यंजक जो इम्पोर्टेंट है। चलिए व्यंजक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे व्यंजक में, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस Q आवेश के कारण प्लस E1, क्या हुआ यहाँ पे? E1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बताइए? सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R का स्क्वायर। क्या होता है? R का स्क्वायर। R को हम लोग वहाँ पे बीच की दूरी बोले थे ना। यहाँ देखिए, प्लस Q से P के बीच की दूरी आपको मालूम है क्या बताइए? नहीं। B से P के बीच की दूरी मालूम है क्या आपको? नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे BP। क्या लिखेंगे? BP। यहाँ R का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ होगा BP का स्क्वायर। क्या होगा? BP का स्क्वायर। अब इनकी दिशा की बात करें, क्या बात करें? दिशा की। तो प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है तो कुछ ऐसे जाएगा, अर्थात B से P की ओर। क्या होगी इनकी दिशा? BP के अनुदिश। BP के अनुदिश, ये हो जाएगा इनकी दिशा, BP के अनुदिश। ठीक है। चलिए BP का मान हम लोग देखते हैं अब क्या निकल के आता है। BP का मान, यहाँ मैं BP का मान निकालता हूँ। BP बराबर, ध्यान से देखिए आप, ये B और P हमें चाहिए। ये आपका B है और ये आपका P है, ये P और ये B है। यहाँ से ये वाला है आपका O, और O से B के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल a है। क्या है? स्मॉल a है। और O से P के बीच की दूरी क्या है? आपका R है। क्या है? R है। ठीक, टोटल R है और ये वाला दूरी आपका A है। क्या है? A। तो इस दूरी को आप R से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा B और P। मान लीजिए R का वैल्यू 10 और A का वैल्यू ले लीजिए 3, तो बताइए B और P का वैल्यू क्या आएगा? 10 माइनस 3 अर्थात मिलेगा हमें 7। क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो B और P का मान आ जाएगा R माइनस A। क्या आएगा? R माइनस A। तो ये होगा R माइनस A। इस मान को उठा के आप इसमें रख दीजिए। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे BP की जगह क्या रखेंगे हम? R माइनस A। क्या रखेंगे? R माइनस A का स्क्वायर। और इससे हम देंगे समीकरण 1। क्या देंगे इसे हम? समीकरण 1। अब माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस Q आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? माइनस Q के कारण ये प्लस इनको खींचता है, मतलब आकर्षित करता है, तो इनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। क्या है? E2। तो ये हो जाएगा E2 बराबर, ये सूत्र सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, यहाँ R का स्क्वायर होगा क्या बताइए? नहीं। A से P के बीच की दूरी आपको मालूम है? देखिए A से P के बीच की दूरी नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे AP का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? AP का स्क्वायर। इनकी दिशा की बात करें तो भाई प्लस Q आवेश इधर आ रहा है, प्लस Q आवेश जो है वो A की तरफ आ रहा है, और प्लस Q कहाँ पे है? P। तो P से वो कहाँ आ रहा है? A की तरफ। तो हम इसको लिखेंगे PA के अनुदिश, PA के अनुदिश। इनकी दिशा हो जाएगा PA के अनुदिश। चलिए AP का वैल्यू फिर हमें चाहिए, फिर ध्यान से देखिए इसको। ठीक, इसी को देख लीजिए, ये आपका क्या है? यहाँ पे है आपका A। क्या है? A। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस दूरी को हम स्मॉल a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल a बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका A है, A से O के बीच की दूरी। और यहाँ से जैसे हम इसके पास आएंगे तो हम R दूरी को क्या करते हैं? टच करते हैं। मान लीजिए A का वैल्यू आपके पास 3 है, तो R का वैल्यू 10, P से आप आ रहे हो 10 की दूरी यहाँ तक तय किया, फिर यहाँ से A तक आओगे तो 10 और 3 कितना होगा? 13। कितना होगा? 13। तो ये है आपका R, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, हम यहाँ तक पहुँच गए
तो ये 3 अर्थात a, तो r प्लस a कुल मिला के होगा आपका PA। क्या होगा? PA। तो AP का वैल्यू डायरेक्ट में लिख दूँ r प्लस a, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। AP बराबर r प्लस a, इस मान को मैं डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ। तो E2 का मान हमें मिल जाएगा 1/4πε0 क्यूब टी AP का वैल्यू r प्लस a, क्या है? r प्लस a और पूरे का स्क्वायर, इनको देंगे हम समीकरण 2। क्या देंगे? समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए परिणामी तीव्रता, ठीक। एक आपका E2 इधर आ रहा है, E1 उधर जा रहा है, हमें बिंदु P पर चाहिए, तो दोनों के बीच का हमें परिणामी चाहिए, अर्थात परिणामी तीव्रता हो जाएगा आपका E। क्या हो जाएगा? E। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर निकल के आएगा E1 माइनस E2। ध्यान से देखिए, E1 बड़ा क्यों है और E2 छोटा क्यों है? तो यहाँ पे E1 का जो मान है Q/4πε0 इनके पास भी है, E2 के पास भी वही है Q/4πε0। अलग है r माइनस से, अलग है r प्लस से, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। इनको मैं लेता हूँ और कुछ एग्जाम्पल इसमें रख के देखते हैं, फिर कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है वो हमें पता चल जाएगा। तो E1 का मान है आपके लिए, E1 का वैल्यू 1/r माइनस a का स्क्वायर, ठीक। और E2 का ले लेते हैं बगल में 1/r प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पे मैं r का वैल्यू 10 रखा हूँ, a का वैल्यू 3 रखा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा था। तो यही वैल्यू हम इसमें रख के देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो E1 का मान निकल के आ जाएगा 1/r का मान 10 माइनस a का मान 3, तो ये होगा 10 माइनस 3 का स्क्वायर, अर्थात 10 में 3 घटेगा तो कितना आएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 49। क्या आया? 49। इनको हल करो। E2 का मान 1/r का मान 10 और a का मान 3, तो 10 प्लस 3 का स्क्वायर, 10 और 3 कितना होगा? 13, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। क्या होता है? 169। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 को 49 भाग देगा, अर्थात 1 का 49 हिस्सा, यहाँ पे 1 का 169 हिस्सा होगा। तो भाई ये सिंपल सी बात है, 1 को आप 169 में बांटोगे तो बहुत छोटा छोटा मिलेगा, और यहाँ पे 1 को आप 49 लोगों में बांटोगे तो वो टुकड़ा आपको बड़ा मिलेगा, अर्थात ये बड़ा हुआ और ये आपका छोटा हुआ। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, नीचे की संख्या यदि जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो 169 49 से बड़ा है तो ये छोटा होगा और ये आपका बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि E1 क्यों बड़ा है और E2 क्यों छोटा है, ठीक। चलिए समीकरण 1 और 2 से हम E1 और E2 के मान को रखते हैं। तो E1 का मान है ये, यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा E बराबर, E1 का मान बताइए 1/4πε0, 4πε0 और Q/r माइनस a का स्क्वायर माइनस E2 का मान बताइए समीकरण 2 से 1/4πε0, 4πε0 और Q/r प्लस a का स्क्वायर, Q/r प्लस a का स्क्वायर। उसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि उसे मैं मिटाऊंगा, उसका ज़रूरत नहीं है मुझे। चलिए देखते हैं इधर से, Q/4πε0, Q/4πε0 दोनों के पास है, तो दोनों से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमको परिणामी तीव्रता E का मान मिल जाएगा Q/4πε0, बाहर निकल के आएगा, बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/r माइनस a का स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ बचेगा 1/r प्लस a का स्क्वायर, r प्लस a का स्क्वायर, और ये पूरे में ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, एक माइनस में है प्लस में है, तो इनका तिर्यक गुणा 1 से, इनका तिर्यक गुणा 1 से, और नीचे वाले भी आपस में गुणा होंगे। तो E बराबर हमें मिल जाएगा Q/4πε0, r प्लस a का 1 से गुणा करो तो ये होगा r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का इनसे गुणा करो तो होगा r माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाई,
नीचे भी आपस में गुणा होंगे, तो r माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया। देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। एक होगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक माइनस का होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इनका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तीनों के तीनों फार्मूला यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, R प्लस ए फर्स्ट वाला फार्मूला, यहाँ पे A है तो यहाँ पे R है, A तो यहाँ पे B, तो R प्लस ए का फार्मूला हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 2RA B का स्क्वायर अर्थात A का स्क्वायर। ठीक है, देखिए A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, इनमें लगाइए, सामने माइनस है रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। R स्क्वायर माइनस है, ये भी सेम रहेगा, बस 2 के सामने माइनस होगा, तो R का स्क्वायर माइनस 2RA प्लस A का स्क्वायर डिवाइड बाई। यहाँ देखिए स्क्वायर को आप कुछ समय के लिए छोड़ दें, इस स्क्वायर दोनों स्क्वायर को, तो इस रूप में दिखेंगे आपको a माइनस बी ए प्लस बी, जिनका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो r माइनस ए आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर को हमने छोड़ा था तो इसको फिर लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक, आगे देखें, चलिए e का वैल्यू हमें फाइनल मिल जाएगा q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r का स्क्वायर प्लस 2ar प्लस a का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस r का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 2ra प्लस माइनस प्लस को क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर। नीचे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब नीचे सेम रहेगा r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम कुछ नहीं किया है, अगले स्टेप में इस माइनस का अंदर गुणा किया तो यहाँ पे माइनस, माइनस बना प्लस और प्लस बना आपका माइनस। अब जो प्लस माइनस में है कटना चाहते हैं उनको काटिए, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में, आपस में ये कट गए, तो बचा कौन, उसको लिख लीजिए फिर से। तो ई बराबर हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2AR, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2AR। ठीक, आप 4 भी लिख सकते हो, मुझे ज़रूरत पड़ेगा अभी Q इंटू 2A का, इसलिए मैं इसने इसको 2 बार लिख दिया। ठीक, 2AR जुड़ के कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इंटू का चिन्ह लगा दीजिए। नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2A, क्या होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। यहाँ देखिए Q भी है, 2 भी है, A भी है, तो Q और 2A की जगह हम लोग रखेंगे P, क्या रखेंगे P, तो E का मान निकल के आएगा, Q तो उधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q 2A। ठीक, ये वाला Q और ये 2A, इनके जगह क्या रखेंगे हम P, तो 2 को तो सामने है और बाद में आपका R है, Q और 2A इनका मान होगा P, जिसको मैं बीच में लिखता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा अच्छा लगता है ये, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे मिटाना है, अब नहीं हो पाएगा, एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हमें एक छोटा सा कंडीशन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका अक्षीय स्थिति का जो व्यंजक है वो बन जाएगा। कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ हम लेते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो, वैद्युत द्विध्रुव का जो आकार है वो क्या हो, छोटा हो। कैसे छोटा होगा भाई, जैसे आपका ये माइनस Q है और बगल में ही ले लीजिए आप प्लस Q, तो ये देखिए बहुत छोटा हो गया। ठीक, वैसे द्विध्रुव की ही परिभाषा है कि 2
समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी में होते हैं तब उसे हम बोलते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। तो ये तो खुद ऑलरेडी कम दूरी में होते हैं, तो इनकी जो प्रभावी लंबाई है 2a और यहाँ से हम r दूरी में, यहाँ पे हमने r दूरी में क्या लिया है? p। तो r जो है वो a की तुलना में क्या है? बहुत अधिक है। मान के चलिए ये बहुत और कम है और अत्यंत पास पास है। जैसे एक छोटी सी चींटी और अपने हाइट को ले लीजिए, तो चींटी की जो हाइट है आपकी तुलना में क्या है? नहीं के समान है। तो चींटी की जो हाइट है वो आपकी आकार की तुलना में क्या है? नहीं के समान है, नगण्य है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि जो a है वो r की तुलना में क्या है? नगण्य है। क्या है? नगण्य है। यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो हम a को बहुत छोटा बोलेंगे, a लेस देन r, दो बार छोटा दिखाएंगे। a बहुत ही ज़्यादा छोटा है r की तुलना में, अर्थात a को हम नगण्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नगण्य। तो a की जगह हम रखेंगे 0, तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू 2πr बटे r का स्क्वायर माइनस a की जगह क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0 और पूरे का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 और 2πr, 0 छोड़ देना, स्क्वायर आएगा अंदर, तो ये होगा r के घात में 4। तो E बराबर हमको फाइनल व्यंजक मिलेगा 1/4πε0, एक r से एक r कटेगा तो ये होगा 2p बटे r के घात में 3। और यही जो सूत्र है वो अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। क्या है? अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी भी प्रकार से कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या देखेंगे? निरक्षीय स्थिति। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।